स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं आशुतोष सर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। आज हम लोगों का अगला टॉपिक है समास। ठीक, हम लोगों ने संधि पढ़ लिया है और हम लोग अब समास पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि समास है क्या। ठीक, सम धन आस, सम धन आस बराबर क्या होता है, समास होता है। ठीक, समास होता है और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या शॉर्टकट। ठीक, किसी भी लंबी चौड़ी बात को शॉर्ट में कह देना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब पहले आपको बता दें कि समास किसे कहते हैं। व्याकरणिक शब्द में दो, ठीक है ना, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो पद रहेगा और उसके मेल को समास कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि लिखा है क्या, विद्यालय। ठीक, विद्यालय, विद्यालय लिखा है और आपसे परीक्षा में पूछेगा कि विद्यालय में बताइए कौन सा समास है। ठीक, अब इसका आप खंडन कैसे करते हैं, विद्या का आलय। ठीक, अब विद्या का आलय इतनी जो है कि जो लंबे में हमने खंडन किया, इसको हमने शॉर्ट में विद्यालय लिख दिया, तो यह क्या हो गया, यह समास हो गया। और यह क्या हो गया, इसका विग्रह हो गया। ठीक, क्या होता है, समास होता है और जो है कि क्या होता है, विग्रह होता है। किसी भी शब्दों को जब एकत्रित करके नियमानुसार रखते हैं उसे समास कहते हैं, और उसी नियम के अनुसार जब उस शब्द को अलगाव कर देते हैं, अलग अलग रख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, विग्रह कहते हैं। ठीक, विग्रह माने होता है उन्हीं शब्दों को अलग कर देना। समास माने उन शब्दों को जो है क्या कर देना, एकत्रित कर देना, और विग्रह माने अलग कर देना। ठीक, अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि समास और जो है कि समास के अलगाव को विग्रह कहते हैं और संधि के अलगाव क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। लेकिन विच्छेद और विग्रह में अंतर क्या है, इसको समझिए आप। जो विच्छेद होता है वह वर्णों का होता है और जो विग्रह होता है वह शब्दों का होता है। ठीक, यही अंतर है। और जो है कि दूसरी बात बता दें कि समास और संधि में बस थोड़ा सा अंतर होता है। जो संधि होती है वह वर्णों का मेल और जो समास होता है वह शब्दों का मेल। ठीक, आगे चलते हैं। तो हिंदी में दोस्तों समास जो है कि समास के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, आप एनसीईआरटी में या संस्कृत में 4 प्रकार के समास पाते हैं, लेकिन हिंदी में आपको 6 समास पढ़ना है और 6 समास ही हमारा आयोग मानता है। तो मैं 6 समास बता रहा हूँ। समास में 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास। पहला क्या होता है, अव्ययी भाव समास। समास में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि क्या लिखा है, लिखा रहेगा भर पेट, भर और पेट। तो ये जो भर लिखा है यह पूर्व पद है और जो यह पेट लिखा है यह क्या है दोस्त, यह उत्तर पद है। तो पूर्व माने होता है पहला और उत्तर माने होता है आखिरी या दूसरा। ठीक, तो पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और समास जो होता है, समास 6 प्रकार का होता है। तो पहला समास कौन सा होता है, विभाव समास। अब विभाव समास में क्या होता है, विभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहले वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान माने हेड, हेड माने मेन। ठीक, दूसरा होता है जो दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास जो है इसके अंतर्गत होता है, विभक्तियों के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए विभक्तियाँ कितनी होती हैं, विभक्तियाँ दोस्तों हिंदी में 8 प्रकार की होती हैं। जो है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर और संबोधन है अरे भो। तो ये 8 प्रकार की विभक्तियों के भी आधार पे 8 जो है कि उसमें से जो पहला होता है प्रथमा अर्थात कर्ता और जो आखिरी होता है संबोधन, इन दोनों को छोड़ करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो है आप तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, तो जो है कि 6 इसमें पढ़ते हैं। और तत्पुरुष समास का ही एनसीईआरटी और संस्कृत में बताया गया है कि तत्पुरुष समास के ही 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु समास। अर्थात तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय और द्विगु समास निकले हुए हैं, इसलिए इन दोनों को भी जो है कि तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत लिया जाता है। इसीलिए कर्मधारय, तीसरा जो है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है, इसलिए द्विगु समास भी उत्तर पद, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास एक ऐसा समास है
कि द्वंद्व मतलब आप समझ रहे होंगे, द्वंद्व माने कंपटीशन या लड़ाई झगड़ा, ठीक। तो यहाँ पर दोनों शब्द की प्रधानता होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे से कम नहीं होते, समझ रहे हैं। अगला है आपका और आखिरी है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पदों को जोड़ देने से किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करता है, ठीक। तो ये जो है कि 6 समास हो गए। और अब हम लोग पढ़ेंगे पहला समास। पहला समास तो बता दिए ना, जो है कि इसकी विशेषता यह है कि यह इसमें कोई प्रत्यय शब्द नहीं होते। इसमें जो समास में क्या होता है कि जो भी प्रत्यय शब्द होते हैं वो लगा देने से प्रत्यय शब्द उसके समाप्त हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसमें शब्दों का विन्यास होता है, इसके अलगाव को विग्रह कहते हैं, ठीक। आगे इसको देखिए, तो हम लोग चलते हैं किसमें, पहले वाले पद में। आगे इसमें इसको बंद करेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला समास पढ़ेंगे अव्ययभाव समास, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो पहला हमारा समास क्या है, पहला हमारा समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का नियम क्या होता है कि देखिए, पहले ही अव्यय लिख दिया गया है, आप समझ गए होंगे कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद क्या हो, सामान्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो थोड़ा सा आइए इसको देख लें क्या ऐसी कहानी है। आगे इसमें देखेंगे नियम इसका क्या है कि जिस समास के पूर्व पद में, आपने देखा कि पूर्व पद में, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पूर्व पद उत्तर पद, ठीक, 2 पद होंगे। पूर्व पद में अर्थात पहले पद में क्या होगा, प्रत लिखा होगा, वी होगा, आ होगा, निर होगा, यथा होगा, भर होगा, उप होगा, ला होगा, अन होगा, हर होगा, भर होगा। अर्थात ये तो कम ही है, जितने भी अव्यय वाले शब्द हैं वो सारे के सारे पहले वाले पद में लिखे होंगे। ये आगे क्या है, भर होगा। तो ऐसे शब्द से प्रारंभ हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक। आप नीचे देखेंगे क्या है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास का क्या हो, पूर्व पद माने पहला पद अव्यय हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, सुन रहे हैं। जिस पद का क्या हो, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, और उत्तर वाला पद अर्थात दूसरा वाला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो अब जिसका नियम क्या है देखिए, इसका नियम यह है कि अव्ययभाव समास में समस्त पद अव्यय होते हैं, अर्थात पूरे पद क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, समझ गए आप। अर्थात इस समास में के अंतर्गत आने वाले सभी शब्द एक वचन में होते हैं। अर्थात आप समझ गए ना कि जो उसका पहला पद होगा अव्यय होगा, दूसरा वाला पद एक वचन का होगा, यही कर रहे हैं। और आने वाले सभी शब्द क्या होंगे, एक वचन के होंगे। तो आगे चलते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे लिखा रहेगा प्रतिशत, क्या लिखा है, प्रतिशत। अब प्रति क्या हो गया, प्रति देखिए क्या है, प्रति देखिए आपका उपसर्ग है, और सौ क्या है, सौ क्या है, सौ जो है कि शब्द है। तो यहाँ पे जो है कि यह क्या हो गया, अव्यय हो गया, और सौ क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रतिशत। और दूसरा है आजीवन। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, पूरे जीवन, अर्थात पूरे जीवन भर को हम कहते हैं आजीवन। आ देखिए उपसर्ग है। आगे है निर्दोष। निर्दोष, निर देखिए, निर इसमें होगा कहीं, इसमें निर, तो निर्दोष, तो दोष का अभाव, इसका विग्रह होगा दोष का अभाव। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, अर्थात यह समास है और समास विग्रह है, यह विग्रह किया गया, अलग किया गया है। दूसरा नियम क्या कहता है अव्ययभाव समास का कि जहाँ एक शब्द 2 बार आए, जहाँ एक शब्द 2 बार आए वहाँ अव्ययभाव समास होता है। जैसे लिखा रहेगा रातों रात, दिनों दिनों दिन, दनादन, सॉरी, रातों रात, दनादन, दिनों दिन, अधिकाधिक, मनोमन, एकाएक, हाथों हाथ। तो देखिए एक शब्द 2 बार आया है ना, पुनरावृत्ति हुई है शब्दों की। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास का तीसरा नियम क्या कहता है कि जहाँ नदियों का वर्णन हो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। जहाँ पे नदियों का वर्णन हो, जैसे लिखा रहेगा द्विगंगा, त्रियमुना, पंचगंगा और सप्त नर्मदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रुकिए, यहाँ पे क्या है कि यह नियम जो है संस्कृत का है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग हम बता दिए, आप जानते रहे इसको भी कि द्विगंगा, त्रियमुना, पंचगंगा, सप्त नर्मदा, ये क्या है, यह अव्ययभाव समास का एक नियम है, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों का यह अव्ययभाव समास पहला समास था। दूसरा समास हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में। आप पहला समास देखें, अब दूसरे में क्या है दोस्त, दूसरा हमारा समास है तत्पुरुष समास, ठीक। तत्पुरुष समास में क्या होता है
तत्पुरुष समास में होता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उसमें पूर्व पद अर्थात उसमें पहला पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान था, दूसरा पद प्रधान होगा और पूर्व पद में कारक चिन्ह, ठीक है क्या, कारक चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। हम बताए पिछले वीडियो में कारक चिन्ह का लोप होगा, जो कि कर्म से लेकर अधिकरण तक के चिन्हों का लोप होता है, और तो वहाँ क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक, आप जानते हैं कि जो है कारक 8 होते हैं, लेकिन समास के अंतर्गत हम 6 ही पढ़ेंगे, जो कि द्वितीय से लेकर सप्तमी में तो पढ़ते हैं। क्या क्या होता है आपको रिवीजन करवा दें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से यहाँ अलग, अलगाव के लिए 2 से है, यहाँ यह से लगाव करवाता है और यहाँ अलगाव करवाता है अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारे नानी, संबंध काके की अधिकरण, अधिकरण में पे पर और संबोधन है अरे वो। तो संबोधन जो होता है, संबोधन और ये कर्ता नहीं पढ़ते, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, अर्थात कर्म से लेकर के अधिकरण तक के हम जो है कारक को पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि ये इसकी परिभाषा में आप देख रहे हैं क्या कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो कारक विभक्तियाँ होती हैं, कारक विभक्तियों का चिन्ह इसमें लोप होता है। ठीक, आप देख रहे हैं, तो वही बता रहे हैं कि कारक चिन्ह कर्म से लेकर के अधिकरण, ठीक, देखिए कर्म से लेकर, कारक चिन्ह कर्म से लेकर अधिकरण तक क्या होता है के चिन्हों का लोप होता है, अर्थात वो नहीं होते हैं दोनों के बीच में, वहाँ पुरुष समास होता है। ठीक, जैसे उदाहरण में दे रहे हैं क्या, जैसे लिखा रहेगा शरणागत। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ को का लोप है। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ आपको दोनों शब्दों को विखंडित करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शरण को आया हुआ। यह समासिक शब्द है और यह क्या है, यह विग्रह वाले शब्द है भैया, ध्यान देंगे। तो शरणागत क्या होता है, शरण को आया हुआ। अगला है बाण से हत, बाण से हत। अब देखिए यहाँ तृतीया हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, बाण से हाथ का मतलब क्या कि बाण जब शरीर में लगा तो बाण से और शरीर का क्या हुआ, टच हुआ। ठीक, तो यहाँ पे मेल हुआ, तो एक से मेल करवाता है, एक से दूरी करवाता है। तो बाण से हत का, बाण से आहत। ठीक, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। दान पात्र, दान के लिए, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ संप्रदान, दान के लिए पात्र। शत्रु निपुण, शत्रु निपु, तो क्या हो जाएगा, शत्रु निप में, शत्रु में निपुण, में पेपर, अधिकरण में पेपर। ठीक, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध है काके की। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष समास होता है वह कारक विभक्तियों पे दोस्त निर्भर होता है, जिसका आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक, वीडियो देख करके। और अगले बता रहे हैं क्या कि तत्पुरुष समास जो होता है, इसके अलावा, अर्थात ये 6 पढ़ने के अलावा ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है नय तत्पुरुष समास, दूसरा होता है प्राय तत्पुरुष समास, और तीसरा होता है उपपद तत्पुरुष समास, चौथा इसमें जो है कि अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो नय तत्पुरुष समास क्या है, देखें आप कि जब पूर्व पद में नकारात्मक भाव प्रकट हो, जब पूर्व पद अर्थात जब पहले पद में क्या होगा, नकारात्मक भाव प्रकट होगा, वहाँ नय तत्पुरुष समास होता है। समझ गए आप, न से ही आप समझ पा रहे हैं कि निगेटिव नकारात्मक भाव होगा, नय तत्पुरुष समास होता है। जैसे यह शब्द, अब देखिए ट्रिक बता रहे हैं क्या कि यह शब्द अ, अन या ना। ठीक, यह शब्द क्या होगा, अ से प्रारंभ होगा, चाहे अन से प्रारंभ हो, चाहे न या ना से प्रारंभ होगा। जैसे अज्ञात, देखिए हो गया ना, तो इसका विग्रह क्या होगा, जो ज्ञात न हो। अज्ञात का विग्रह क्या होगा, जो ज्ञात न हो। नालायक, जो लायक न हो। अचल, जो चलायमान न हो। अनुपस्थित, अनुपस्थित, देखिए यहाँ अनु आ गया, अन आ गया, तो यहाँ पे क्या जो उपस्थित न हो। तो कहने का मतलब कि नय तत्पुरुष समास दोस्त हमें नकारात्मक, निगेटिविटी का जो है कि सूचक है, यह पता चलता है इस शब्द को पढ़ने से कि यहाँ पे नकारात्मक भाव है। ठीक, जो कि आपने यहाँ देखा। दूसरा जो है कि है, दूसरा है आपका प्राय तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद में क्या होगा, प्र होगा, अति होगा, अधि होगा, कु होगा।
इन 4-5 शब्दों में से ही एक शब्द होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे प्राय तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे क्या, जैसे लिखा रहेगा प्रवचन, प्राचार्य, कुपुत्र, अधिवक्ता। तो प्रवचन का क्या हो जाएगा विग्रह, दूसरों के द्वारा कहा गया वचन को कहते हैं प्रवचन। प्रमाण होता है दूसरा। प्राचार्य, प्रगट किया हुआ आचार्य को हम क्या कहते हैं, प्राचार्य। कुपुत्र, कुत्सित पुत्र, कुत्सित माने होता है बुरा पुत्र या जो है कि नालायक पुत्र को हम कुपुत्र कहते हैं। तो कुपुत्र, यहाँ देखिए कु आ गया ना, देखा आप रहे हैं। तो प्रातिपुरुष समास का मतलब यह होता है कि जहाँ पर जो शब्द प्र से प्रारंभ हो, कु से प्रारंभ हो, अ से प्रारंभ हो, तो अध से प्रारंभ हो, तो ये उपसर्ग ही है पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि यह समझने का एकदम आसान और सरल ट्रिक है। ठीक, तो अधिवक्ता, तो अधिवक्ता का विग्रह क्या होता है दोस्तों, अधिक बोलने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। और तीसरा है आपका उपपद तत्पुरुष समास। ठीक, उपपद में क्या होता है कि जिस पद के उत्तर पद में क्या लगा हो, कार, कर्ता, कर, धर, ज, द, भू और पाल, इतने शब्दों से प्रारंभ होगा। क्या क्या, कार, कर्ता, कर, धर, ज, द, भू, पाल आदि शब्दों से प्रारंभ हो, वहां क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है। ठीक, जैसे देखेंगे आप कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता का विग्रह क्या होता है, कार्य को करने वाला, कार्यकर्ता। ठीक, तो कार्य को करने वाला इसका विग्रह होता है। अब देखिए यहाँ करता है आ गया ना, यहाँ बता रहे हैं कि करता रहेगा। जल द, देने वाला, प्रदान करने वाला, जल को देने वाला, तो यहाँ पर देखिए द आ गया। स्वर्णकार, कार आ गया, स्वर्ण का कार्य करने वाला अर्थात सोनार। जलचर, जल में विचरित करने वाला या जल में चलने वाला। अगला स्वयंभू, देखिए भू भी आ गया भाई, तो भू में क्या हो जाएगा, स्वयं उत्पन्न होने वाला। ठीक, अगला है द्वारपाल, द्वार पर पहरा देने वाला। ठीक, आप देख लिए द्वारपाल, द्वार पर पहरा देने वाला। अब चौथा तत्पुरुष समास है, तो चौथा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो अब जो है कि उसमें एक छूट गया है, चौथा अलुक। तो अलुक में आप देखें क्या है कि अलुक तत्पुरुष समास चौथा है। ठीक, तत्पुरुष समास का चौथा क्या है, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक में क्या होता है दोस्त कि जिस समास के कारक चिन्हों का लोप हो, ठीक है, जिस जो है कि समास के कारक चिन्हों का लोप हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। अलुक माने गायब होना होता ही है। ठीक है, तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे लिखा रहेगा क्या, युधिष्ठिर। ठीक, अब युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ठीक, तो इसका विग्रह क्या होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। दूसरा है वाचस्पति, तो वाचस्पति, वाचस माने क्या होता है, वाणी, वाचस माने वाणी, वाणी के देवता को वाचस्पति कहते हैं। तो वाचस के देवता अर्थात वाणी के देवता। सरस्वती, तो स्वर की देवी को क्या, सरस्वती। तो ठीक है, तो तत्पुरुष समास में आपने जो है कि तत्पुरुष समास पढ़ा, और तत्पुरुष समास के अकॉर्डिंग 4 जो है कि समास को और पढ़ा आपने। अगला और तीसरा समास है अपना कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसको आप देखेंगे। कर्मधारय समास में होता है दोस्त कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा, सबसे बड़ी क्वालिटी तत्पुरुष समास के अकॉर्डिंग आता है इसकी, इसलिए तत्पुरुष समास का भी और कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का भी और कर्मधारय समास का भी दोनों पदों के उत्तर पद प्रधान होते हैं, पहली क्वालिटी। दूसरी कि दोनों पदों में विशेषण या विशेष्य, दूसरी क्वालिटी कि विशेषण या विशेष्य होगा, या उपमेय या उपमान होगा, का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यह रहेगा कि जो पहला पद होगा दूसरे पद की विशेषता बताएगा। इसे लिखा रहेगा महात्मा, वह आत्मा कैसी है, महान है। नील कमल, वह कमल कैसा है, नीला है। तो नीला क्या है, विशेषता है, क्वालिटी है। आगे देखेंगे आप, जैसे लिखा है दोस्त कि यहाँ पे कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, तो कृष्ण माने होता है काला, सर्प माने सांप। यहाँ सांप, सांप की क्वालिटी बताई गई है कि कैसा है, यह विशेषण है काला। तो कृष्ण सर्प का मतलब का विग्रह होता है क्या, काला सर्प है, काला है सर्प जो। नीला अंबर, नीला है अंबर जो। मुख चंद्र, मुख के समान है जो, चंद्र के समान है जो मुख। यहाँ देखिए उपमेय उपमान हो गया। ठीक, क्योंकि उपमा दी गई है चंद्रमा के समान मुख। ठीक, तो अगला प्रधानमंत्री, प्रधान है मंत्री जो, प्रधान माने हेड होता है, जो मंत्रियों का हेड होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पे कौन समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, तो कर्मधारय समास का में एक और जो है कि नियम होता है, उसको आप देखेंगे। एक होता है मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास में क्या होता है दोस्त कि उसका मध्य माने बीच वाला पद जो है कि लुप्त होगा, गायब होगा।
ठीक। ठीक, इसमें देखेंगे आप कि मध्यम पद लोभी कर्मधारय समास में होता है क्या कि जब समास का मध्यम पद लुप्त हो अर्थात बीच वाला पद लुप्त हो, गायब हो, तो उसे क्या कहते हैं, वहां पर मध्यम पद रूपी समास हो जाता है या होता है। जैसे लिखा रहेगा दही बड़ा, अब दही बड़ा बीच वाला देखिए गायब है, तो यहाँ पूरा किया गया है क्या कि दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक, रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, बादाम पट्टी, बादाम से बनी हुई पट्टी। ठीक है, आगे गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, लोग कहते हैं गुरु भाई, तो गुरु भाई में मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह होता है गुरु के संबंध से भाई। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। आगे है सेवाकर, सेवा पर लगने वाला कर, सेवा पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं दोस्त, सेवा कर कहते हैं। ठीक, आगे है एक नियम और बता रहे हैं इसमें क्या कि यदि समास का पहला पद शु या दु से प्रारंभ हो, यदि समास का पहला पद किससे शु या दु से प्रारंभ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लिखा है सुपुत्र, तो अच्छा है पुत्र जो। आगे सुकर्म, अच्छा है कर्म जो। दुर्जन, बुरे लोग हैं जो। अर्थात कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि जहाँ पर विशेषण की बात बताई जाए और शु या दु, दोनों शु या दु लिखा है, तो सु माने भी और दु मान, शु का भी और दु का भी मतलब यहाँ पे विशेषण से हो जाता है दोस्त, कि बुराई बताई जाए चाहे अच्छाई बताई जाए, दोनों विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आप समझ रहे हैं। तो सुपुत्र, सुकर्म और दुर्जन, यहाँ पे तीनों शब्द क्या हैं, यहाँ पे तीनों शब्द जो है विशेषण बताया गया है और यहाँ पर इसका विग्रह किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, कर्मधारय समास के अंतर्गत होते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे एक और विशेष बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही विशेष नियम बता रहे हैं क्या कि जो है जब समास में दोनों पद में विशेषण हो, जैसे एक पद में विशेषण रहेगा तो आप आंख मूंद के मार दोगे, लेकिन जब समास में के दोनों पद जो है कि होता है विशेषण, तो वहाँ भी जो है कर्मधारय समास होता है। जैसे क्या रहेगा, ठंडा गरम, ठंडा गरम, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, खट्टा मीठा। तो यहाँ पे भी लोग ऐसे शब्दों को देख करके लोग द्वंद्व समास में लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा आप गलती नहीं कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जब दोनों पद भी विशेषण रहेंगे तो वहाँ भी तो जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत तो ये भी शब्द आते हैं। अब जैसे मान लीजिए ठंडा और गर्म लिखा रहेगा, तो आप इसे ये जो चिन्ह भी लिखा है, तो आप इसमें जो है चले जाएंगे इसमें द्वंद्व समास में, लेकिन द्वंद्व समास से दोस्त नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, कर्मधारय समास ही। ठंडा गर्म अर्थात ठंडा गर्म है जो, लंबा चौड़ा है जो, मोटा पतला है जो, खट्टा मीठा है जो। ठीक, तो इसके कहने का मतलब यह है कि कर्मधारय समास के अंतर्गत इसमें जो है इतने ही नियम होते हैं। अब अगला समास है हमारा, और 3 हो गया, चौथे समास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चौथा आपका समास है द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है दोस्त, कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। द्विगु समास क्या कहता है कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो अर्थात गिनती हो, तथा उत्तर पद क्या हो, इसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान क्यों? क्योंकि यह भी तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है। ठीक, आगे उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात में क्या कि जो समूह या समुदाय का बोध कराए, जो समूह या समुदाय का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास द्विगु समास कहते हैं दोस्त। तो उसे हम इसको ऐसे लिखिए, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे लिखा रहेगा उदाहरण में त्रिफला। अब देखिए पहले पद में त्रि माने 3 आ गया ना, फला अर्थात 3 फलों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। लिखा रहेगा नवरात्र, नवरातों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्ट देखिए गिनती मिल रही, संख्या मिल रही है आपको। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। मुनित्रय, 3 मुनियों का समूह। ठीक, तो कहने का मतलब यह है चौराहा, तिराहा, तो ये सब जो है कि आपको मिलेंगे। एक नियम इसमें और एक बता रहे हैं क्या कि यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में शरीर के अंगों का वर्णन हो, तो वहाँ जो है द्विगु समास नहीं होता है दोस्त, वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे क्या त्रिनेत्र, दशानन, एक दंत, ये सब जो है शरीर के अंगों का वर्णन है, तो उसमें क्या कहेंगे, द्विगु समास न करके कर्मधारय समास में हम बहुब्रीहि समास में हम जाते हैं। ठीक, एक नियम
आपको बता दें, जो कि आपको हम नहीं बताए थे इसमें कर्मधारय समास में, इसमें क्या है कि नोट में आप देख रहे हैं लिखा है क्या, पंचवटी, नीलकंठ, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, नीलांबर में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों समास होता है। दोस्तों यह याद रखें कि यदि विकल्प में बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो कर्मधारय, कर्मधारय नहीं रहेगा तो बहुब्रीहि। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इतने शब्द पंचवटी, नीलकंठ, श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर और नीलांबर, ये इतने 4-5 शब्द विवादित हैं, ये दोनों समास के अंतर्गत होते हैं। ठीक, अगला 5वां समास हमारा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास हमारा क्या कहता है, इसको आप देखेंगे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, बताए थे आपको द्वंद्व समास में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, और या संख्या प्रधान हो या संख्या हो, संज्ञा हो, सॉरी, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या संज्ञा हो, दोनों में संज्ञा होगी, विशेषण होगा, दोनों में होगा, तो हो विग्रह करने पर, अच्छा अर्थात इसके विग्रह करने पर या अथवा शब्द प्रकट होते हैं, विग्रह करने पर या रहेगा चाहे अथवा आएगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के जस्ट विरोधी होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो जैसे लिखा है क्या, जैसे रहेगा लिखा रात दिन, अर्थात अच्छा इसमें आप एक और पाएंगे कि इसमें योजक चिन्ह भी लगा रहेगा। ठीक, कभी कभी नहीं भी लगा रहेगा, तो आगे देखेंगे रात दिन, तो इसका विग्रह कैसे आप करेंगे, रात या दिन, अन्न जल, अन्न या अन्न और जल, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, पति पत्नी, पति और पत्नी, जमुना गंगा, जमुना और गंगा, माता पिता, माता और पिता। तो आगे बताते हैं। अच्छा, आप भ्रमित हो रहे होंगे कि कहाँ पर या लगेगा, कहाँ पर और लगेगा, तो आप यह जान लीजिए दोस्तों कि जहाँ पर जिन शब्दों को आप अपनी आँखों से देख लेंगे उसे जो है कि क्या लगाएंगे, उसमें जो है कि आप लगाते हैं और जिसको आप नहीं देख पाएंगे एक साथ उसमें हम या लगाते हैं। जैसे माता और पिता, माता पिता को हम एक साथ देख सकते हैं, लेकिन रात और दिन, रात में और नहीं लगेगा, रात और दिन में। क्यों? क्योंकि या तो फिर हम रात देखेंगे या दिन देखेंगे। आप बताइए कि रात दिन हम दोनों एक साथ देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो रात दिन यहाँ पे लिखा रहेगा, उसका विग्रह आप कैसे करेंगे, रात या दिन, हानि या लाभ, सुख या दुख, दोनों एक साथ नहीं होते। तो जहाँ पर दोनों एक साथ नहीं होते वहाँ पे या, और जहाँ पर दोनों एक साथ हो जाते हैं, हो सकते हैं, वहाँ पे हम और का प्रयोग करते हैं दोस्त। ठीक, आगे चलेंगे आप। तो आगे कहता है क्या कि द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में हम और चाहे तथा का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता लिखा रहेगा तो माता और पिता ये क्या है, यह इतरेतर द्वंद्व समास है। अगला समाहार द्वंद्व, समाहार में हम आदि का प्रयोग करते हैं। समाहार माने जहाँ ढेर सारी चीज़ों का वर्णन किया है। जैसे लोग कहते हैं नहीं, अपने कपड़ा लत्ता की व्यवस्था करिए, अर्थात अपने जो है कि जीवन को संभालिए, जीवन को सही करिए। तो कपड़ा लत्ता, तो इस कपड़ा लत्ता में पूरे जीवन का गृहस्थी आ गया, तो कपड़ा लत्ता में लोग कहते हैं ना, तो यह क्या है, समाहार द्वंद्व समास होता है दोस्त। और इसका विग्रह होता है कैसे, कपड़ा लत्ता आदि। ठीक, और अगला है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में सिर्फ अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे लिखा रहेगा रात दिन, तो इसमें हानि लाभ, तो हानि या लाभ या रात या दिन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, ये 3 प्रकार के द्वंद्व होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप बस समाप्त हो जाएगा। अगला कि यदि दोनों पद संख्यावाची हों, ठीक ध्यान देंगे आप, यदि दोनों पद संख्यावाची हों तो वहाँ द्वंद्व समास होता है, अर्थात वहाँ पे द्विगु समास नहीं होता। जैसे एक पद में रहेगा तो द्विगु हो जाएगा, लेकिन जब दोनों में रहेगा तो द्वंद्व होगा। जैसे एक आदर्श लिखा रहेगा तो 1 और 10, ठीक, त्रयोदश 3 और 10। लेकिन एक बात और बता रहे हैं कि 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99, 100 को छोड़कर और 1 से 9 तक की गिनती को भी छोड़कर, अर्थात क्योंकि इतने पदों में दोनों में नहीं आती है संख्या, बस एक ही में रहती है, तो 1 से 9 तक, और इतने अंकों में जो है क्या होगा, द्विगु समास होगा। और इसके अलावा जितने भी, जैसे एकादश हो गया, त्रयोदश हो गया, पंचादश हो गया, तो इन सब जो है कि शब्दों में हो जाता है क्या दोस्त, हो जाता है बहुब्रीहि, सॉरी हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक, अब छठवां है आपका। तो आप 5 समास पढ़ चुके दोस्त। 6वें में आप पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास का नियम क्या कहता है, बहुब्रीहि समास का देखिए नियम क्या कहता है दोस्त, कि जिस समास के दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात बहुब्रीहि समास का नियम क्या होता है कि दोनों पद होंगे और दोनों पद प्रधान नहीं होंगे।
ठीक। यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई अन्य पद प्रधान हो जाएगा, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करेंगे। जैसे लिखा रहेगा चक्रपाणि, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रपाणि का क्या हो जाएगा, चक्र है हाथ में जिसके, इसका विग्रह ऐसे होता है अर्थात, ठीक, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन, अर्थात विष्णु, ठीक, यह नहीं लिखे थे तो अर्थात विष्णु। अब देखिए यहाँ पे दो पद हो गया और दोनों, एक चक्र हो गया पद, दूसरा पद पाणि, तीनों दोनों पद मिलाकर तीसरा अर्थात विष्णु की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, ठीक। आगे लंबोदर, लंबा और उदर, लंबा है उदर जिसके, अर्थात कौन, अर्थात गणेश, ठीक। तो गणेश क्या है, गणेश तीसरा जो है कि पद पे जो है कि संकेत कर रहा है दोस्त। आगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात कौन, अर्थात शंकर, ठीक है, शिव शंभु शंकर, उनका जो है कंठ कैसा है, नीला है। तो आगे पंच है वटी, 5 वृक्ष है जहाँ, अर्थात क्या, कोई स्थान विशेष, कोई स्थान विशेष। आगे 5 नदियाँ, 5 नदियाँ है जहाँ पर कोई स्थान विशेष, ठीक। तो कोई स्थान विशेष जहाँ पर, अर्थात कोई स्थान विशेष, तो तीसरे जो है कि शब्द को इंडिकेट कर रहा है, इशारा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे आप देखेंगे अगला नियम क्या बता रहे हैं, क्या कि यदि समास का पूर्व पद संख्यावाची हो लेकिन क्या हो, और उत्तर पद में शरीर के अंगों का वर्णन हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे त्रिनेत्र, पंचानन, एकदंत, चतुर्भुज। आप ये कभी भ्रमित नहीं होंगे कि पहले पद में जो है कि संख्या है और दूसरे पद में अगर किसी अंग का वर्णन दिया है तो आप द्विगु समास में लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। ऐसा अगर शरीर के अंगों का वर्णन आ गया तो यह बहुत बड़ा ट्रिक है, तो उसमें हम जाएंगे किसमें, बहुब्रीहि समास में आते हैं दोस्त। आगे है आपका अगला नियम, क्या कर रहे हैं कि यदि समास में, यदि समासिक शब्द में क्या हो, मारपीट या लड़ाई झगड़े से संबंधित हो वर्णन हो, तो वहाँ पे भी बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे क्या, केसा केसी, इसका जो है कि विग्रह कैसे होता है कि केसा केस माने, केस माने बाल उपार करके मारी मारा हुआ है, मारा मारी, मारी मारा हुआ है, ठीक है। लाठा लाठी, लाठी से मारी मारा हुआ है। आगे झोटा झोटी, झोटा झोटा एक जो है कि उपार के मारी मारा हुआ है। मुक्का मुक्की, मुक्के से फेंटा फेंटी हुआ है, मारी मारा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जिस समास से मारपीट लड़ाई झगड़े संबंधी हो, वहाँ भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अगला और आखिरी नियम दोस्तों कहते हैं क्या, इसके आखिरी नियम में क्या है कि यदि समास का पहला पद स चाहे सह, स चाहे सह, ध्यान देंगे, इससे प्रारंभ हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लिखा रहेगा सपरिवार, तो इसका विग्रह क्या होता है, जो परिवार के साथ हो। सपत्नी, जो पत्नी के साथ हो। सानुज, जो छोटे भाई के साथ हो। और सहबंधु, सहबंधव, जो भाई के साथ हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप यह बात जान लेंगे दोस्त कि जितने भी अभी तक आपने समास के अकॉर्डिंग जितना भी आपने उदाहरण देखा और समास जितना आपने पढ़ा, इतना बहुत ही पर्याप्त है। और यह हिंदी जो है विषय का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर परीक्षा में चाहे आप छोटी बड़ी कोई भी परीक्षा देंगे, इस जो है चैप्टर से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं और आएंगे ही। और जितने भी उदाहरण मैंने लिए हैं बहुत ही जो है किताबों के कलेक्शन से छांट करके लिए हैं, इसको आप देख लेंगे और देखने के बाद नोट्स बना लेंगे और अपना में लगा पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।